ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में छोटी मोटी घटनाओं के बारे में भी इतना लिख दिया जाता है या दिखा दिया जाता है कि वो हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए, वो इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन हो जाती हैं। 13 अप्रैल एक ऐसी ही तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक शायद इस तारीख के महत्व से अनजान है। आप में से बहुत सारे लोगों को सियाचिन के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आप सियाचिन का इतिहास जानते हैं? क्या आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में सुना है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। 13 अप्रैल ही वो तारीख है जब दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ये वो कहानी है जिसने सियाचिन को सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र बनाया। ये 1971 में पूर्वी पाकिस्तान गंवाने के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। इस विश्लेषण की शुरुआत हम कुछ अहम जानकारियों के साथ करेंगे। सियाचिन एक ऐसा इलाका है जहां भारत की रणनीति के लिहाज से कभी भी युद्ध की गुंजाइश नहीं थी। जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। इसके बाद 1972 के शिमला एग्रीमेंट के वक्त भी सियाचिन को बेजान कहा गया और इंसानों के रहने लायक नहीं समझा गया। उस वक्त समझौते के दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद कहां होगी। दरअसल LOC मैप पर एक पॉइंट NJ 9842 तक ही थी और इसके बाद लिखा था देंस नॉर्थवर्ड्स, और इस लाइन के हिसाब से पूरा सियाचिन भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने नक्शों में इस पॉइंट के बाद की सीमा को सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व से दिखाया और इस तरह भारत का एक बड़ा हिस्सा छीनने और चीन के साथ अपनी सीमा को मिलाने की कोशिश की। 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक के शासन के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक इस्तेमाल करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए देश और विदेश के पर्वतारोही दलों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नजर सियाचिन के 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके पर थी। भारत सरकार की नींद उस वक्त टूटी जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। भारतीय सेना को इसके बारे में जब पता चला, वो इस सूचना से सतर्क हो गई और फिर उसने सियाचिन की तरफ कूच कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सीधे टकराव की यह पहली घटना थी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट बहुत कठिन है। भारत की तरफ से सियाचिन की सीधी चढ़ाई है और यही वजह थी कि ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई बहुत कम है। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। शायद इसीलिए दुनिया भर में जितने भी सफल युद्ध हुए हैं, उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी शामिल होता है। यह अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग युद्ध था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर जीत हासिल की थी। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन की सीमा इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिल जाती, और अगर ऐसा हो जाता तो चीन और पाकिस्तान का भौगोलिक गठबंधन बहुत मजबूत हो जाता। लेकिन भारतीय सैनिकों के शौर्य के सामने दुश्मनों के इरादे ठंडे पड़ गए। हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी शहादत को याद किया जाता है। सियाचिन की खून जमा देने वाली ठंड को और वहां के संघर्ष को मैं बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यकीन मानिए, जिस सियाचिन में मेरे जैसे देश के आम नागरिक को एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहां खड़े रहकर देश की हिफाजत करने वाले जवान अपनी सांसों की भी परवाह नहीं करते। इसलिए आज उनके समर्पण, साहस और त्याग को नमन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
17,000 फीट की ऊंचाई, तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस। महीने बदले, साल बदले, लेकिन सियाचिन का इतिहास आज भी वही है। इस वक्त हम जहां से गुजर रहे हैं वहां एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। मैं आपको दिखाता हूं चीन का बॉर्डर आपके लिए। और ये जो आप जहां तक आपकी आखिरी नजर जा रही है इस वक्त, जहां आपको सफेद बर्फ दिख रही है, उसके ठीक नीचे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां से शुरू हो जाता है। इसी के पीछे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है जो मेरे पीछे है। यहाँ से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। टेम्परेचर अगर आप देखें यहाँ कुछ घंटों से ज्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता। ये सियाचिन की इनसाइड स्टोरी है। जब हम लोग गए उधर 13 अप्रैल 84 में, कि किसी तरीके से पीछे तो नहीं जाना है। ये एक वेज है बिटवीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर ये हम निकाल दें वो विश्व में मिल जाएगा। ये भारतीय सेना की 33 सालों की शौर्य गाथा है। दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग, यहीं पर 33 साल पहले शुरू हुई थी एक जंग, जब पाकिस्तान ने की थी भारत की जमीन को हड़पने की एक और कोशिश। ये 1971 के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार की कहानी है। जहां सांस नहीं आती वहां लड़ी गई थी आमने सामने की लड़ाई। रोमांचित करने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। आज लेह से सियाचिन का सफर आराम से कार से तय हो जाता है। श्योक नदी पार कर आप नुब्रा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकले पानी से बनती है। लेकिन तब सियाचिन भारतीय सेना के लिए अनजाना था। भारतीय सेना की एक ब्रिगेड परतापुर में थी, लेकिन उसके आगे का इलाका पूरी तौर पर खाली था। सफर सियाचिन पर तैनात होने वाले सैनिकों के लिए बने बेस कैंप पर खत्म होता है, जहां हर वक्त सैनिकों और साजो सामान की आवाजाही लगी रहती है। यहां पर लगा बोर्ड बताता है कि यहां से लेह की दूरी 203 किलोमीटर है। हम सुबह 9 बजे लेह से चले थे, इस समय 7 बज रहे हैं और अब हम बेस कैंप पहुंचे हैं। यानी हमारी एसयूवी ने 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अब हमें सियाचिन के बारे में एक स्थानीय कहावत बहुत अच्छे से समझ में आती है। वो कहावत है कि हम जो यहाँ रहते हैं, हमसे मिलने केवल 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो जो हमारे सबसे जिगरी दोस्त होते हैं और दूसरे वो जो हमारे सबसे कट्टर दुश्मन होते हैं। 70 के दशक तक इस इलाके में कोई नहीं था, लेकिन सदियों से शांत पड़े इस इलाके में 1978 में अचानक सब कुछ बदल गया। इतने साल बाद भी कर्नल नरेंद्र कुमार बुल को सब कुछ अच्छी तरह याद है। उस समय कर्नल कुमार एक जर्मन अभियान दल के साथ नुब्रा वैली में राफ्टिंग के लिए गए। दल के पास मौजूद नक्शों ने कर्नल कुमार को चौंका दिया। यह पाकिस्तान का नया हमला था। बेहद खामोशी से नक्शों के जरिए किया गया और इसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। कुमार ने अभियान खत्म होने के बाद भी नक्शे अपने पास रख लिए। अब भारतीय सेना में खलबली मचनी शुरू हो चुकी थी। ये पहली बार मैंने ढूंढा ये, और इस तरफ से कोई भी लोग नहीं गए थे। जो भी आते थे बिल्ला फलाना से आते थे, हमारे पहाड़ चढ़ के पाकिस्तान, उनके एलो वगैरह भी आते थे, वापस चले जाते थे। और फिर 78 में आई ब्रॉट ए प्रूफ। उनके डब्बे पड़े हुए थे, उनकी मैच बॉक्सेस पड़ी थी, वो मैंने दिखाया। उसके बाद पाकिस्तान की मार्किंग थी बाल्टी के ऊपर। फिर इन्होंने माना कि हाँ वी हैव टू डू समथिंग।
1978 में कर्नल कुमार ने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें पाकिस्तान की तरफ से वहां आने वाले अभियानों के निशान मिले। पाकिस्तान ने 70 के दशक में नक्शा बदलने के साथ साथ दूसरे देशों के अभियान दलों को ग्लेशियर पर आने की अनुमति देनी शुरू कर दी थी, ताकि दुनिया को ग्लेशियर के पाकिस्तान में होने का यकीन दिलाया जा सके। 1975 और 1980 के बीच 4 जापानी और 1 अमेरिकी अभियान दलों ने बिलाफोंडला, सोल्तोरो रिज और सियाला की चढ़ाई की। 1975 में जापानी दल के साथ पाकिस्तानी सेना के कैप्टन शौकत नाजिर हमदानी भी थे। पाकिस्तान चीन को 1963 में अक्साई चिन के साथ साथ शक्सगाम वैली भी दे चुका था, यानी अब दोनों दुश्मन ग्लेशियर पर मिलने और भारत की जमीन पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। हमारे दाहिनी ओर सोल्तोरो रिज है, जिसके उस पार पाकिस्तान है। सोल्तोरो रिज की ऊंचाइयों पर भारतीय सैनिक तैनात हैं और हमारे ठीक पीछे सियाचिन ग्लेशियर की शुरुआत होती है। यहां से सियाचिन ग्लेशियर 145 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है। सबसे ऊंचा पॉइंट इंदिरा कॉल कहलाता है। यहाँ पर सबसे ऊंची चौकी 21,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है और मेरे बाईं ओर काराकोरम रेंज है, जो कि भारत, चीन और पाकिस्तान को बांटती है। काराकोरम रेंज के उस पार शक्सगाम वैली है, जहां पर चीन की तैनाती है। यानी पाकिस्तान और चीन दोनों किसी कैंची के फल की तरह फैले हुए हैं और उनके बीच में ग्लेशियर में भारतीय सैनिक तैनात हैं। अगर भारतीय सैनिक ग्लेशियर में नहीं होंगे तो कैंची के ये दोनों फल मिल जाएंगे और उस वक्त भारत को यहाँ से काफी पीछे हटना पड़ेगा। अगले 5 सालों में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर में पोलर बियर 1, पोलर बियर 2, आईबेक्स 1 और आईबेक्स 2 जैसे अभियान किए और ये तय हो गया कि अब सियाचिन पर कब्जे को बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई का वक्त है। ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी होने लगी। इत्तेफाक से भारतीय सेना जिस ब्रिटिश फर्म से सियाचिन में पहनने के लिए कपड़े, जूते और दूसरा सामान यानी आर्कटिक गियर खरीद रही थी, उस कंपनी के पास ही पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में आर्कटिक गियर का ऑर्डर आया। भारतीय एजेंसियों ने जल्द ही पता लगा लिया कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन अबाबिल की तैयारी में है। अब तैयारी तेज करने की बारी भारत की थी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारियों में लगी 4 कुमाऊं को सबसे महत्वपूर्ण पास बिलाफोंडला पर कब्जा करना था। सियाला की जिम्मेदारी लद्दाख स्काउट्स को दी गई। दिन तय हुआ 13 अप्रैल यानी बैसाखी। 12 अप्रैल को लंदन से खरीदा गया आर्कटिक गियर सैनिकों को मिल गया। 13 अप्रैल को सुबह 5:15 बजे 4थी कुमाऊं के कैप्टन संजय कुलकर्णी ने एक सैनिक के साथ पहले चीता हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। ऑपरेशन मेघदूत शुरू हो चुका था। तकरीबन 5-5:15 के आसपास सारे हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो गए, लैंडिंग हुए। जरूर लगा कि अब ये जाना है। एक ही बात हमने उन्हें कही कि हमने कहा लैंड, जो पायलट्स कह रहे थे कि हम लैंड करेंगे, तो वो कह रहे थे हम लैंड नहीं करेंगे क्योंकि मालूम नहीं जो बर्फ़ है कितनी सख्त है या कितनी लूज़ है, ऐसे ना हो कि हम लैंड करें और हेलीकॉप्टर धंसी जाए। तो हमने कहा फिर आप क्या करेंगे? कहते हम आपको ऊपर से होवर करेंगे और आप कूद जाना। हमने कहा हम कूद जाएंगे, हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन ऐसे ना हो कि हम कूदें और हम ही धंस जाएं। तो हमने कहा एक आटे की बोरी ले चलते हैं जो 15-20 किलो की हो और हम उसको ऊपर से ढकेल देंगे। अगर वो बोरी धंसी नहीं, क्योंकि छोटा सा एरिया है, मतलब कि वो सवेरे का वक्त है तो आइस जो है वो सख्त है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी लैंड करने में। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। तो हम जैसे ही होवर कर रहे थे, हमने वो आटे की बोरी नीचे फेंकी, वो ऊपर ही रही। हमने कहा नो प्रॉब्लम, हम जंप कर रहे हैं। 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 4थी कुमाऊं की एक प्लाटून ने पोजीशन ले ली, लेकिन पहुंचने के साथ ही उनका रेडियो ऑपरेटर एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो गया और उसे वापस भेजना पड़ा। 17 अप्रैल को एक सैनिक हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा यानी हैपो का शिकार हो गया और उसके शव को ले जाने के लिए रेडियो से संदेश भेजना पड़ा। रेडियो साइलेंस टूट गया और उसके टूटते ही पाकिस्तानियों में खलबली मच गई। से ही हमने सेट खोला, उधर से पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर सामने से खड़ा हुआ और बिलाफोंडला के ऊपर। मतलब अब जो सरप्राइज एलिमेंट था वो तब तक था जब तक हमने रेडियो सेट नहीं खोला।
और जैसे ही हमने रेडियो सेट खोला वो सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म। अब इस लड़के को भी इवैक्यूएट करना था क्योंकि वो बेचारा गुजर गया उधर, हमारा साथी था और सामने से पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर था। अब उनको वो कहाँ थे वो भी रेकी करने आए होंगे ये सोच करके कि भाई अगर रेडियो सेट खुला है मतलब कई नज़दीकी लोग हैं, और उनको मालूम था कि पूरे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मेजर 2 ही ये रास्ते थे, एक बिलाफोंडला और दूसरा सियाला। अब बिलाफोंडला से पाकिस्तान उससे पहले अपने कुछ एक्सपीडिशन स्पॉन्सर करता था, तो उनको मालूम था यहीं से आएंगे। तो उन्होंने जब देखा हमें, वो उनका जो हेलीकॉप्टर है वो वापस चला गया। लद्दाख स्काउट्स ने सियाला पर कब्जा कर लिया, यानी अब सियाचिन तक पहुंचने के हर रास्ते पर भारत पहुंच चुका था और सोल्तोरो रिज पूरी तरह उसके कब्जे में थी। पाकिस्तान के लिए यह हार पचानी बहुत मुश्किल थी। 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए। हमले में पाकिस्तानी सेना के सबसे अच्छे स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के कमांडो और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के पहाड़ी ट्रुप्स थे। बिलाफोंडला पर पहला हमला हुआ 23 जून यानी सबसे लंबे दिन को। उससे एक दिन पहले उन्होंने शाम को फायरिंग भी की, मोटर फायरिंग की हमारे ऊपर। तो हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ तो अब हरकत होने वाली है। और 23 जून को तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास हमारे सेंट्री ने हमें आकर के खबर दी कि साहब दूर कुछ ऐसे लग रहा है जैसे काले काले पत्थर अचानक आ गए हैं सफ़ेद, और वहाँ पे कुछ था नहीं, अब ये अचानक है। तो फिर स्टैंड टू हो ही गया, और जब हम लोगों ने फिर पहला शॉट फायर किया उनके ऊपर, फिर वहाँ से ये हो गया और उस हमले को हमने नाकाम किया। और आज तक हम कहेंगे कि उसके बाद 1988 में भी हमले हुए, उससे पहले भी हुए, बाद में भी के, नो क्वेश्चन, जो जिसने बिलाफोंडला पकड़ लिया उसको डिसलॉज करना नामुमकिन। दुनिया की सबसे ऊंचे मैदान जंग पर एक एक इंच बर्फ के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों का खून बहता रहा। 25 जून 1987 को ग्लेशियर की सबसे ऊंची 21,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची पाकिस्तान की कायद पोस्ट पर 8वीं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सूबेदार बाना सिंह ने आमने सामने की लड़ाई में कब्जा कर लिया। 3 महीने बाद इस पर दोबारा कब्जे के लिए तब ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ ने पहली और तीसरी SSG बटालियनों के साथ पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में परवेज मुशर्रफ ने माना कि पाकिस्तान ने 3,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा दी थी। दोनों देशों के बीच 2003 में युद्ध विराम होने तक सियाचिन ग्लेशियर लगातार गोलाबारी से थर्राता रहा, लेकिन भारत को अब यहां से हटा पाना असंभव था। अब तक भारत के 915 सैनिक सियाचिन पर कब्जे के लिए अपनी शहादत दे चुके हैं। अगर आप इनका दिमाग देखो तो इनके दिमाग में तब से लगा है कि इन्होंने सियाचिन पे कब्जा करना है। हम लोगों ने प्रीएम्प्ट किया और 13 अप्रैल को हमने कब्जा किया। अगर आज हम अगर डीमिलिटराइज करें तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आकर के कब्जा कर लेगी, और उसके बाद फिर हमको और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा उनको वहाँ से ढकेलने के लिए। क्योंकि कारगिल इज़ अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि थोड़ा सा इनको मौका मिलना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी जो है देयर इज अ ट्रेमेंडस ट्रस्ट डेफिसिट। इस लड़ाई की कीमत खुद ग्लेशियर भी चुका रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ग्लेशियर हर साल 170 मीटर घट रहा है। तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे एवलांचेस की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का रंग अलग अलग जगह पर बदल रहा है। कहीं ये ग्लेशियर आपको काला दिखाई दे रहा है, कहीं हरा दिखाई दे रहा है, कहीं इसका रंग ग्रे हो जाता है, और नीचे अगर आप बिल्कुल देखें तो बिल्कुल गहरा काला रंग है इस ग्लेशियर का। खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, ये खूबसूरत जगह है लेकिन बेहद खतरनाक है। फरवरी 2016 में हनुमंथप्पा सहित अपने 10 सैनिकों को गंवाने वाली 19वीं मद्रास बटालियन के कमांडिंग अफसर का भी मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर को अस्थिर बना रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों को जो डाटा देखते हैं तो जो एवरेज एवलांच को जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है ग्लेशियर रीजन में। तो इसमें चंद एक कारण है। सबसे मुख्य कारण तो इसको हम समझते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ना,
पिछले 5 साल का अगर हमने एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाया है कि जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन -10 डिग्री और एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल जो टेम्परेचर है 12.5 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है। अगर आप अगली बार आप प्रदूषण फैलाएं, आप वो सारी चीज़ें करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ हो, तो याद रखिएगा कि आप उस सैनिक की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं जो आपके लिए अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर एक जमी हुई सरहद पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में खड़ा हुआ है। कैमरामैन दीपेंद्र दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। सियाचिन में जाकर वहां पर कुछ मिनट खड़े होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सियाचिन एक ऐसी जगह है, अभी आपने देखा होगा हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जब वहां खड़े होकर बात कर रहे थे आपसे तो सांस फूल रही थी। वहां पर कुछ मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल काम है और अगर एक सिविलियन वहां कुछ घंटे भी रह जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता, ना मीडिया जाना चाहता है, ना नेता जाना चाहते हैं और ना ही आम लोग, क्योंकि बेहद खतरनाक जगह है, जिंदगी वहां बहुत मुश्किल है सियाचिन। लेकिन जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम की सबसे मनपसंद जगह है, क्योंकि जी न्यूज़ की टीम और जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स शायद इस देश में सबसे ज्यादा बार सियाचिन गए हैं। हमें ये जगह बहुत पसंद है। अपने आरामदायक ड्राइंग रूम या फिर न्यूज़ रूम में बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि देना, सैनिकों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन खून जमा देने वाली इस ठंड में खुद जाकर सैनिकों की कठिन जीवन शैली को उनके साथ रहकर देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई होती है। सियाचिन में रिपोर्टिंग करके एक तरह से हम देश के उन तमाम वीर जवानों को नमन करते हैं।